जय हिंद मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उपसंस्कृत यौगिकों का नामकरण कि कैसे इनका नॉमेनक्लेचर नामकरण किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं उपसंस्कृत यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले इनका नामकरण जानने से पहले हम इन सारी चीजों को समझेंगे। हमने जो भी कुछ इस बोर्ड पर लिखा है वो हमको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। यदि ये समझ आ जाए लिखा हुआ तो आप जो है नामकरण बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले बिंदु को। सबसे पहले धनायन वाले भाग का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद ऋणायन वाले भाग का। ये क्या बोला है ध्यान देंगे। जो भी संकर यौगिक या संकुल यौगिक होगा, उपसंस्कृत यौगिक होगा, उसमें या तो केवल धनायन वाला भाग हो सकता है या तो केवल ऋणायन वाला भाग हो सकता है, या ऐसा यौगिक होगा जिसमें ऋणायन और धनायन दोनों होंगे। यदि ऋणायन और धनायन दोनों हैं तो सबसे पहले हम नाम किस वाले भाग का लिखेंगे, तो धनायन वाले भाग का। दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर लेंगे कि धनायन वाले भाग का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऋणायन वाले भाग का नाम। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये है कोई उपसंस्कृत यौगिक और इसमें धनायन वाला भाग कौन है, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। कैसा आता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये प्लस हो गया तो दूसरा कैसा आना है, निगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो पोटेशियम है वो धनायन वाला भाग है और ये ब्रैकेट वाला पूरा भाग कैसा हो गया, ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले अगर इनका आईपीएससी नाम लिखना होगा तो ये बोला है कि धनायन वाले भाग को पहले लिखिए। तो आप पहले नाम किसका लिखेंगे, पोटेशियम का, धनायन वाले भाग का। उसके बाद किसका लिखेंगे, ऋणायन वाले भाग का। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं। ये अभी हमारा एक उपसंस्कृत यौगिक है और इसमें दोनों प्रकार के भाग हैं। कौन, धनायन वाले भाग भी है और ऋणायन वाला भाग भी है। तो इसमें ये जो ब्रैकेट वाला भाग है कैसा है, धनायन है, और जो ब्रैकेट के बाहर वो कैसा है, ऋणायन है। तो यदि इनका नामकरण करना होगा तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, धनायन वाले भाग का नाम। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे धनायन वाले भाग का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे ऋणायन वाले भाग का नाम। तो ये पहली चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी उपसंस्कृत यौगिक है उसमें जो भी धनायन वाला भाग है सबसे पहले नाम हम उनका लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन वाले भाग का नाम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है सर्वप्रथम लिगेंड्स का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अच्छा, सब ये तो हमने अभी डिसाइड किया कि किस भाग का नाम पहले लिखते हैं। ये केवल भाग है, पार्ट बता रहा है कि कौन सा पार्ट हम पहले उठाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट कौन सा उठाएंगे, हम धनायन वाला पार्ट उठाएंगे। लेकिन नाम जो लिखने का सिलसिला शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ये बोला है कि सर्वप्रथम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और वो भी कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम किसका नाम लिखते हैं, सर्वप्रथम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। इसके आगे बोल रहा है कि इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जब हम लिगेंड का नाम लिख लेंगे वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, तो जैसे ही लिगेंड का नाम हम लिख लेंगे तो लिगेंड के बाद जो है हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होगा। इसके बाद किसका क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके ठीक बाद ही केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखते हैं। हम जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु को लिख देंगे, जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु को लिख देंगे उसके ठीक बाद उसी धातु की, ठीक है, उसी धातु की ऑक्सीकरण संख्या को हम दिखाएंगे। लेकिन किस पद्धति में दिखाएंगे, रोमन पद्धति में दिखाते हैं। ठीक है, अंतिम बोला है कि यदि संकुल यौगिक आयनिक होगा, मतलब उस पर यदि कोई चार्ज है तो अंत में आयन शब्द लिखते हैं। यदि किसी संकुल यौगिक के ऊपर चार्ज दिखा दे, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, तो उसके नामकरण के अंत में हम क्या लगाते हैं, आयन, या ठीक है ION शब्द लिखते हैं, अन्यथा नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो हम आयन शब्द नहीं लिखेंगे, यदि चार्ज है तो हम आयन शब्द लिखेंगे। अब वह धनायन हो या ऋणायन उससे मतलब नहीं है। यदि कोई भी किसी प्रकार का चार्ज है तो हम आयन शब्द लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब कुछ नोट है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु को। ऋणायनिक संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। अभी हमने देखा है कि ये यौगिक कैसा है, धनायन है और ऋणायन दोनों है। ये भी धनायन और ऋणायन दोनों इसमें। लेकिन यदि कोई आपको ऋणायन संकुल मिल जाए, कैसा मिल जाए, ऋणायनिक संकुल, मतलब केवल उसमें ऋणायन वाला भाग ही हो, धनायन वाला भाग ना हो,
धनायन वाला भाग में केवल क्या हो, ऋणायन वाला भाग हो, तो उसमें जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका जब हम नाम लिखेंगे तो उसके नाम में एट लगाते हैं, एट। ये जब हम नामकरण करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, केवल अभी के लिए आप इसे सीखते जाइए, ठीक है। अगला बोला है कि लिगेंडों की संख्या के लिए ध्यान देंगे, जो भी लिगेंड होगा 2 3 4 5 6 जितने भी लिगेंड होंगे तो उसके लिए क्या लगाते हैं, 2 होगा तो डाई लिखेंगे, 3 लिगेंड होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, ऐसे ही आगे लिखते चलेंगे। अब अगला है जिन लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द उपस्थित होते हैं तो उनके लिए निम्न उपसर्गों यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या बोला है कि यदि लिगेंड की संख्या दी हुई है तो 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा लिखेंगे। लेकिन यदि जब हम जो लिगेंड्स हैं उस लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, ठीक है, जो भी लिगेंड होगा यदि उस लिगेंड में डाई आ जाए उसके नाम में ही और उसके नाम में ही ट्राई आ जाए या उसके नाम में टेट्रा आ जाए पहले से ही, तो उनके लिए निम्न शब्द उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि 2 आ जाए, यदि कोई लिगेंड है उसका नामकरण कर रहा है, ठीक है, तो यदि लिगेंड के नाम में ही 2 आ जाए तो उसके लिए हम 20 लिखेंगे। यदि कोई लिगेंड है उसके नाम में ही ट्राई आ जाए तो हम उसके लिए 30 लिखेंगे। यदि कोई लिगेंड है उसके नाम में ही क्या आ जाए, टेट्रा आ जाए, तो उसके लिए जब नामकरण करेंगे तो लिखेंगे टेट्रा 30 लिखेंगे, ठीक है। ये जब नामकरण करेंगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे अंत में क्या है कि कोष्ठक से बाहर वाले परमाणु के लिए उपसर्ग डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि जो कोष्ठक से बाहर होगा, ये है कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये भी बड़ा कोष्ठक, और यहाँ बड़ा कोष्ठक से बाहर कौन है, पोटेशियम। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो पोटेशियम क्यों लिखेंगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान नहीं क्या बोला है कि कोष्ठक से बाहर वाले जो परमाणु होंगे, कोष्ठक से बाहर जो भी परमाणु होगा, कोष्ठक से बाहर जो भी परमाणु होगा उसके लिए हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लगा देंगे। जो केवल एलिमेंट जो तत्व होगा केवल उसका नाम लिख देंगे। तो पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख देंगे, ठीक है, क्लोराइड लिख देंगे। बाकी इनके पहले हम किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि कैसे इनका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण जब करेंगे तो हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी नियम में हमने यही पढ़ा है, तो इसी को फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या इसका नामकरण हो पाता है या नहीं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि धनायन वाले भाग का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन वाले भाग का नाम। तो पहले आप ये छांट लीजिए, अलग कर लीजिए कि कौन धनायन है कौन ऋणायन है। तो हमें दिखाई दे रहा है पोटेशियम, अब पोटेशियम कैसा होता है, धनायन होता है, तो ये कैसा हो गया, ऋणायन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। इसके बाद क्या करते हैं, ये कहता है कि सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखिए। यदि आपको जब क्लियर हो जाए कि ये धनायन है ये ऋणायन है तो नाम तो लिखेंगे पहले हम धनायन वाले का, लेकिन उसमें भी सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, हम लिगेंड का लिखते हैं। तो ये बताइए कि क्या इस धनायन वाले भाग में लिगेंड आया है, नहीं ना, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिख देंगे। यदि धनायन वाले भाग में लिगेंड का नाम आ जाता, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पर लिगेंड तो आया नहीं, लिगेंड किसके अंतर्गत चला गया, ऋणायन वाले भाग में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वाला भाग हमारा धनायन होता तो सबसे पहले नाम हम किसका लिखते, इसी का, और इसमें भी किसका लिखते हैं, तो लिगेंड का लिखते, किसका लिखते हैं, लिगेंड का। लेकिन हमारा धनायन वाला भाग कौन है, पोटेशियम, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, पोटेशियम को, क्योंकि बोलता है कि सबसे पहले धनायन वाले भाग का नाम लिखिए और धनायन वाले भाग में केवल और केवल पोटेशियम ही है, इसलिए हमने यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद ये कहता है कि ऋणायन वाले भाग का नाम लिखिए। तो देखिए ये है पूरा का पूरा क्या है, ऋणायन वाला भाग, और ऋणायन वाले भाग में कौन आ जाता है, लिगेंड। लिगेंड देखिए यहाँ पे लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। तो इस बोला है कि सर्वप्रथम हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, किसका लिखते हैं, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है इसमें, साइनाइड, कौन है, साइनाइड। और ध्यान देंगे जब भी लिगेंड का नाम लिखते हैं तो हमेशा संख्या सहित लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, संख्या सहित, संख्या सहित लिखते हैं। तो कितनी संख्या इसकी, 6, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा, क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या है, तो है साइनाइड, क्या है, हेक्सा साइनाइड। उसके बाद ये बोलता है कि इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन। लेकिन ध्यान देंगे ये वाला भाग कैसा हमारा, ऋणायन वाला, और यहाँ पे एक नियम बोले थे क्या कि ऋणायनिक संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट लगाते हैं।
का मतलब ये तो हो गया रेडायन वाला भाग, और रेडायन वाले भाग में कौन पड़ गया हमारा लिगेंड। तो जब भी लिगेंड रेडायन वाले क्षेत्र में एरिया में आ जाता है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो ये तो होता है फेरस, तो ये हो जाएगा क्या, फेरेट। क्या लगा देंगे, फेरेट। लास्ट में क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या आ गया, एट आ गया। क्यों आया, क्योंकि जो ये लिगेंड था यह किसके एरिया में आ गया, रेडायन वाले एरिया में आ गया, और जब भी लिगेंड रेडायन वाले एरिया में आएगा तो उसके नाम के अंत में एट लगता है। अब आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि इसके ठीक बाद ही केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखते हैं। ध्यान देंगे किस पद्धति में, रोमन पद्धति में। हमने लिख दिया किसको, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और जब भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देंगे तो उसके जस्ट बगल में, उसके साइड में तुरंत लिखेंगे क्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को। तो हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दिया है, तो आइए इसको एक बार निकालते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो ये तो है K3, ये है Fe, ये क्या है साइनाइड, और कितना 6 साइनाइड। तो जिसका निकालना रहता है, किसका निकालना, फेरेट यानी कि लोहे का, तो जिसका निकालना रहता है उसे क्या मानता है, एक्स, बाकी का मान रख देते हैं। पोटेशियम कितना है 3, इस पर कितना चार्ज होता है +1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, यहाँ पे प्लस कितना साइनाइड है 6, इस पे चार्ज कितना होता है -1 बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x, 6 कम 6 -6 बराबर 0, 6 में से 3 जाएगा तो -3 प्लस x बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा +3। इसका मतलब लोहे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3। तो 3 कैसे लिखेंगे, रोमन पद्धति में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमेशा रोमन पद्धति में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि संकुल यौगिक आयनिक होगा तो अंत में आयन लिखते हैं, अन्यथा नहीं। तो बताइए संकुल यौगिक के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, कोई चार्ज नहीं है, इधर धनायन है इधर ऋणायन, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या है, उदासीन है, ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हम आयन सब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं क्या, नामकरण। तो ये था पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट थर्ड। इसे कैसे पढ़ेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट थर्ड, ठीक है। अब ऐसे ही हम बहुत सारे जो है उदाहरणों के नामकरण को समझते हैं और देखते हैं। ये पहला उदाहरण दिया है, पहला यौगिक है, ठीक है। और हमने नियम में क्या देखा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन भाग धनायन है और कौन सा भाग ऋणायन है। तो इसमें देखिए क्लोरीन दिखाई दे रहा है, और क्लोरीन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है अधातु है और अधातु पर हमेशा ऋणायन होता है। तो दूसरा भाग कैसा हो गया, धनायन। तो ये तो हमें पता चल गया कि कौन धनायन है और कौन ऋणायन। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये धनायन है ये ऋणायन है, तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, धनायन वाले भाग का। हम बताएं कि धनायन वाले भाग का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन वाले भाग का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि धनायन वाले भाग में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। अब नियम दूसरा, यहां से नेमिंग शुरू होती है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। ध्यान देंगे जो पहला रूल था वह केवल इतना बताता है कि हम सबसे पहले धनायन वाले भागों का नामकरण करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम पता चल गया कि ये धनायन वाला भाग है, अब इसका हम नामकरण करेंगे। तो नामकरण जो शुरू होता है वो लिगेंड से शुरू होता है। कहां से, लिगेंड से। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो इसमें लिगेंड कौन है, अमोनिया। ये कौन है, एमीन। कौन है, एमीन। और जितना एमीन है उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जितना भी एमीन है उसकी क्या है, वो संख्या है। तो जब भी हम लिगेंड का नाम लिखते हैं तो संख्या सहित लिखते हैं। तो कितनी संख्या है लिगेंड की, 3। अब 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्राई एमीन। क्या हो गया, ट्राई एमीन। और जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद जो तीसरा बिंदु था वो क्या बोल रहा था कि इसके जस्ट बाद जो है हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो ये बताइए कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसमें, सिल्वर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और जैसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो उसके ठीक बाद जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, मतलब उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन पद्धति में उसके पास में ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो दिया नहीं है, तो हमने आपको सिखा दिया ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आइए एक बार निकाल कर इसे देखते हैं, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स और ये प्लस हो गया। कितना एमीन है, तो 3 एमीन है, तो 3 लिख दिया। और ये कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, और इस पर क्या होता है, 0 होता है। हमने बताया था कीवर्ड में, आपको याद करिए, ठीक है।
तो इसका कितना होता है, 0 होता है, इनका 0 दिखा दिया। फिर लगाएंगे +4, ठीक है, प्लस, तो प्लस कितना, क्लोरीन का कितना होता है -1, तो ये हो गया क्या -1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया x, ये हो जाएगा 0, ये -1 है, ठीक है, तो -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1। इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +1। और इसको कैसे दिखाएंगे, रोमन पद्धति में। कैसे लिखेंगे, रोमन पद्धति में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्या बचा हमारा, ये कोष्टक के बाहर ऋणायन वाला भाग। तो ऋणायन वाले भाग को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ध्यान देंगे, हमने बोला था कि जब यह क्लोरीन लिगेंड होगा तो इसके लिए लिखेंगे क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ठीक है, या क्लोरिडो। लेकिन ध्यान देंगे यह लिगेंड तो है नहीं, यह तो क्या है हमारा, होते हैं आयनिक मंडल, ठीक है। तो इस आयनिक मंडल का हम क्या नाम लिखेंगे, क्लोराइड। लेकिन यही अगर क्लोरीन क्या होता, लिगेंड होता, तो इसका हम क्या नाम लिखते, क्लोराइडो या क्लोरिडो लिखते। इस बात का जरूर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले का नामकरण। और इसके ऊपर कोई आयन है, चार्ज है, नहीं है, तो हम यहाँ पे आयन या चार्ज नहीं लिखेंगे। दूसरा का नामकरण करते हैं, इसमें भी छाटेंगे हम कौन धनायन है कौन ऋणायन। तो ये क्लोरीन है और क्लोरीन वाला भाग हमेशा क्या होता है, ऋणायन, तो दूसरा भाग क्या हो गया, धनायन। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, धनायन वाले भाग का। अब हम ही देखेंगे धनायन वाले भाग में कौन कौन है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आ गया और लिगेंड आ गया। और सबसे पहले नामकरण शुरू कहाँ से करते हैं हम, लिगेंड के यहाँ से। कहाँ से, लिगेंड। तो हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या सहित। जब भी लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हम संख्या सहित लिखते हैं। तो लिगेंड कितना है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो ये तो हो गया हेक्सा। और क्या हेक्सा, एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। तो हमने लिख दिया कोबाल्ट। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे उसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे, उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या को। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है उसे क्या मानते हैं, हम एक्स मानते हैं। कि एक्स मान लिया और लिखेंगे प्लस। और कितना एमीन है, 6 एमीन है, तो 6 लगा दिया। और एमीन जो होता है ये, इसका कितना होता है चार्ज, ये उदासीन होता है, तो चार्ज कितना होता है, इसको 0 होता है। और लिखेंगे प्लस, क्लोरीन कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो -1 बराबर 0। क्यों बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 0, इधर बचेगा -3, तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। वो भी कैसे लिखेंगे, रोमन पद्धति में। कैसे लिखेंगे, रोमन पद्धति में लिखेंगे। अब क्या बोला आगे, ये बोला कि हमने धनायन वाले भाग का तो नाम लिख लिया, उसके बाद अब लिखिए ऋणायन वाले भाग का नाम। तो ऋणायन वाले भाग का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान देंगे कि केवल क्लोराइड लिखेंगे, आप यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सबसे अंतिम बिंदु में लिखा था क्या, कि जो भी कोष्ठक से बाहर परमाणु होगा, जो भी कोष्ठक से बाहर परमाणु होगा उसके लिए हम उपसर्ग नहीं लगाते हैं। मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, उसकी संख्या को हम नहीं लिखते हैं। बस कहने का मतलब यही है, ठीक है। कोष्ठक से जो भी परमाणु बाहर होगा उसकी हम संख्या को नहीं लिखेंगे, केवल उसके नाम को लिख देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। अब अगला नामकरण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कोई आपसे पूछे कि इसमें धनायन और ऋणायन है, तो आप बताएंगे कि इसमें दोनों मौजूद नहीं है, केवल हमको ऋणायन वाला भाग दिखाई दे रहा है। और ऋणायन वाले भाग के लिए हम आपको एक उसमें नियम लिखे थे कि यदि संकुल माने यौगिक कैसा हो, ऋणायन होगा, तो जो उसका हम नाम लिखेंगे, तो जो उसका केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जब उसका हम नाम लिखेंगे तो उसके अंत में क्या जुड़ जाता है, एट लगता है। तो आइए इसकी हम नामकरण को करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाम किसका, लिगेंड का। अरे भाई इसमें हमको तो छाटना है नहीं, पहले से हमको दिखाई दे रहा है कि ऋणायन वाला भाग है, तो कोई भी भाग मिल जाए, धनायन वाला भाग नहीं तो उसको भाड़ में जाए, छोड़िए नहीं है तो। अब जो है उसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखना कहाँ से शुरू करते हैं, लिगेंड के यहाँ से। लिगेंड कितने हैं, 4। तो लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। और क्या है, क्लोरीन। तो हम बताया कि थे कि जब क्लोरीन लिगेंड बनता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोराइडो या क्लोरिडो। तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। इसको क्लोरिडो भी लिखते हैं, कहीं देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। टेट्रा क्लोराइडो। और जैसे ही लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हमारा, निकिल है। क्या है,
निकिल। लेकिन ध्यान देंगे जो हमारा निकिल है और ये कैसा है, रेडायन वाले क्षेत्र में आ रहा है। केंद्रीय धातु परमाणु किसके अंदर आ गया, रेडायन वाले क्षेत्र के अंदर। और हमें बताया था कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु रेडायन वाले एरिया में आएगा तो उसके नाम के अंत में क्या लग जाता है, 8। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या हम, 8। तो ये क्या हो जाएगा, निकिलेट। क्या हो जाएगा, निकिलेट। तो इसको लिखेंगे निकिलेट। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे उसके बगल में हम क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को। तो आइए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी जाती है उसे क्या मानते हैं, x मानते हैं। फिर लगाएंगे प्लस, कितना क्लोरीन है, 4। तो यहाँ पर लिख दिया 4। और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 बराबर कितना चार्ज दिया, -2। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया -2। तो ये तो हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा, -4 बराबर -2। तो x बराबर ये 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया -2। तो कितना हो गया x बराबर +2। कितना आ गया, +2। तो इसका मतलब निकिलेट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2। इसको लिखेंगे रोमन पद्धति में। तो ये हो गया निकिल की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम बोले थे कि अंत में क्या, यदि अंत में उस यौगिक के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे, या वो धनायन हो या फिर ऋणायन, तो उसके लिए शब्द हम लिखते हैं क्या, केवल आयन। क्या लिखते हैं, आयन। ठीक है, ये है इसका नामकरण। इस यौगिक का आईपीएससी नाम यह है। अब हम अगले का नामकरण करते हैं। इसमें भी आपको छांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह जो यौगिक है कैसा है, धनायन है। यहाँ पे यौगिक कैसा था, ऋणायन था, छांटने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर भी हमें अलग या छांटने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि यौगिक कैसा है, धनायन है। अब धनायन तुम्हें पता चल गया, और नाम भी लिखते हैं सबसे पहले किसका, धनायन वाले का। अरे भाई यहाँ पे तो धनायन था ही नहीं, तो नहीं लिखे। ऋणायन था तो ऋणायन को लिख दिया। अब यहाँ पे धनायन वाला भाग है तो धनायन वाले भाग को लिखेंगे। ठीक है, तो धनायन वाले भाग को लिखते हैं। तो सबसे पहले नामकरण कहाँ से शुरू करते हैं, लिगेंड के यहाँ से। तो लिगेंड कितना दिखाई दे रहा है, 3। और ये हम बताए थे आपको पहचानने की, क्या है, EN। EN क्या है, एथिलीन डाई एमीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। और अभी हमने आपको बताया कि जब हम लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, हम बोले थे यदि किसी लिगेंड का नाम हम लिखते हैं और उस लिगेंड के नाम में ही, उस लिगेंडवा के नामों में ही क्या आ जाए, डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा आ जाए, तो उसके लिए हम दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई आ जाए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिस। याद करिए, अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था क्या, बिस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई नए न लिखकर क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिस। तो लिखेंगे हम ऐसे, बिस। ठीक है, ये हो गया बिस, बिस। और इसको ऐसे लिखकर ऐसे यहाँ पे दिखाएंगे क्या, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन। जब भी किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई आएगा तो उसका नाम बदल जाता है। डाई आएगा तो बिस लिखेंगे, ठीक है। अगर ट्राई आएगा तो ट्रिस लिखेंगे। अगर टेट्रा आ जाता है यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, टेट्रा किस लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिगेंड का नामकरण। और जैसे ही लिगेंड का नामकरण करते हैं तो उसके बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन, इसमें कोबाल्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोबाल्ट। क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो उसके पास में क्या लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बार बार जो आएगी क्या आएगी, वो 3 आती है। निकाल कर देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 आएगी। ठीक है, जिसका निकालना रहता है उसे क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, और ये क्या है, 3। ठीक है, और एथिलीन डाई एमीन पे चार्ज कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो ये हो गया जो है 3 है तो 3 हो गया। और इसका चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये भी हो गया 0। और बराबर में चार्ज कितना है इस पे, 3। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, +3। तो x हो जाएगा, 3 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, +3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। ठीक है, तो ये हो गया कोबाल्ट 3rd। अब हम बोले हैं अंत में कि यदि यौगिक के ऊपर चार्ज रहेगा, जब भी चार्ज होगा, आयन होगा, ठीक है, तो हम उसके अंत में क्या लिख देते हैं, केवल आयन लिख देते हैं। अब वो चाहे धनायन हो या फिर ऋणायन हो, उससे नहीं मतलब है। ये तो हो गया इसका नामकरण। अब अगला देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन धनायन है उसमें भाग और कौन ऋणायन। तो इसमें तो एक ही भाग है, कौन, धनायन वाला भाग।
ठीक। और नाम भी सबसे पहले लिखते हैं हम धनायन वाले का, ठीक है। तो धनायन वाले का नाम धनायन है ही, ठीक है। तो इसका नाम तो कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, और इसमें दो लिगेंड ध्यान देंगे, एक है ब्रोमाइड और एक है एथिलीन डाइएमीन, इसमें दो लिगेंड आ गए। और हमने देखा था दूसरा नियम क्या था कि जब लिगेंड का नाम हम लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। तो ये बताइए, ब्रोमाइड बी से शुरू होगा और एथिलीन डाइएमीन ई से शुरू होगा। जब इसका नाम लिखेंगे तो ई से शुरू होता है, अब ब्रोमाइड का बी से, तो सबसे पहले ब्रोमाइड आएगा। तो सबसे पहले हम किस लिगेंड का नाम लिखेंगे, ब्रोमाइड वाले का। और कितना है ब्रोमाइड, दो, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पे डाई ब्रोमाइड और डाई एथिलीन, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन डाइएमीन। फिर उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 3 और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। अब हम अगले का देखते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन धनायन है कौन ऋणायन है। तो क्लोरीन है तो कैसा है, ऋणायन, और ये वाला भाग कैसा हो गया, धनायन। तो ये तो पता चल गया कौन धनायन कौन ऋणायन। और ये तो पता जब कर लेंगे तो सबसे पहले धनायन वाले भाग का नाम लिखेंगे। तो धनायन वाला भाग तो ये है, और धनायन वाले भाग में इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम नामकरण किसका करते हैं, लिगेंड का। और इसमें लिगेंड कितने हैं, दो प्रकार के, एक तो है एक्वा और एक है क्लोराइडो। तो ये बताइए, एक्वा लिखेंगे तो ए से शुरू होगा, और क्लोराइडो लिखेंगे तो सुस। तो ये बताइए, एक्वा लिखेंगे तो ए से शुरू होगा और क्लोराइडो लिखेंगे तो सी से शुरू होगा। तो सबसे पहले वर्णमाला में कौन आ रहा है, ए। इसका मतलब सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम, एक्वा का लिखेंगे। और कितना एक्वा है, 4। हम बताए हैं जब भी लिगेंड का नाम लिखेंगे तो संख्या सहित। तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा एक्वा, क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। फिर इस लिगेंड का नाम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। तो ये हो गया डाई क्लोराइडो। जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिख लेते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम तो क्या है, क्रोमियम, ठीक है। ये है क्रोमियम, Cr, क्रोमियम। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेते हैं तो उसके बगल में हम क्या दिखाते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी निकालते हैं। तो जिसका निकालना है उसे तो मान लेंगे x, और H2O क्या होता है, 0। तो ये हो गया 4, और इसका होता है कितना, 0, उदासीन होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, क्लोरीन, तो ये कितना है, 2, ठीक है, क्लोराइडो, और इसका होता है कितना, -1। बराबर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो नहीं, एक और बचा है क्लोरीन, एक और क्लोरीन बचा है, यहाँ लिख देंगे प्लस लिखकर -1 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, और ये हो गया -1 बराबर 0। x बराबर -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब क्रोमियम क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमने यहाँ पे तक केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी ऑक्सीकरण संख्या को दिखा दिया। उसके बाद क्या है, ये कोष्टक से बाहर क्लोराइड, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्लोराइड। ये हो गया इसका नामकरण। अब एक और हम देखते हैं, ठीक है, इसमें से हम इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। बाकी का आप अभ्यास करेंगे, एक इसका हम नामकरण करते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें छाटेंगे कौन धनायन कौन ऋणायन। तो पोटेशियम कैसा होता है, धातु है, और धातु तो कैसा होता है, धनायन चार्ज होता है, ठीक है। और क्या होगा, ऋणायन। तो ये तो हम देख लिए कौन धनायन कौन ऋणायन है। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं धनायन वाले भाग का। और बताइए धनायन वाले भाग में केवल कौन है, पोटेशियम। तो केवल जब पोटेशियम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, केवल पोटेशियम, क्या लिख देंगे, पोटेशियम। तो ये तो हो गया पोटेशियम। अब उसके बाद हम लिख देंगे ऋणायन वाले भाग का नाम, और ऋणायन वाले भाग में कौन आ जा रहा है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लिगेंड का नाम। और लिगेंड कौन है, साइनाइड, और कितना है, 4। तो लिखेंगे 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेट्रासाइनो। क्या लिखते हैं, टेट्रासाइनो। तो ये तो हो गया टेट्रासाइनो। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकिल। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है अब वो किस क्षेत्र में आ गया है, ऋणात्मक वाले ऋणायन वाले क्षेत्र में आ गया है। और जब केंद्रीय धातु परमाणु ऋणायन वाले क्षेत्र में आता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगता है। तो ये तो हो जाएगा निकिल, और निकिल में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकिलेट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा निकिलेट।
अब हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकृत संख्या को, इसकी ऑक्सीकृत संख्या निकालेंगे, जिसका निकालना है तो उसे x मानते हैं। अगर K2 दिया है तो K2 तो 2 पोटेशियम और कितना चार्ज होता है +1, अब प्लस जिसका निकालना है उसे क्या मानते हैं x, तो हमने इसको x मान लिया। और साइनाइड में कितना होता है -1, तो ये 4 दिया है और -1 होता है बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया x, ये हो गया -4 बराबर 0। तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। इसका मतलब निकलेट का यहाँ पे ऑक्सीकृत संख्या क्या है 2 है, और इस पर कोई आयन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आयन शब्द नहीं लिखा है। तो ऐसे करते हैं क्या हम उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से, बेहतरीन और आसान से समझ आया होगा। इसमें 3 जो है हमने छोड़ा है और इसे आप अभ्यास करेंगे और इसका आंसर जो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है।